नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल में। और हमने पहली वीडियो में देखा था भाग 14 तक के क्वेश्चंस हमने देखे थे और इस बार हम इससे आगे के भाग देखने जा रहे हैं। आज बात होगी भाग 15 की, जिसमें हमारा निर्वाचन चुनाव आयोग यानी कि और जो जिसमें कुछ संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे और आपात व्यवस्था ये किस भाग में आती है। आपात जैसे कि नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल और या फिर वित्तीय आपात, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को ठीक लगे, ठीक दिखे मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा संविधान के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। तो बात आई है इसमें 300 अनुच्छेद 322 है, अनुच्छेद 323 है, अनुच्छेद 325 है और अनुच्छेद 324 है। तो इसका सही आंसर जो होगा, चुनाव आयोग का गठन होता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत, क्योंकि 308 से और 323 तक तो सिविल सेवाओं के बारे में बात होती है। तो 322 वाला जो ये है ये भी कट जाएगा हमारा, ये अनुच्छेद 323 है ये भी कट जाएगा और ये होता है 324 चुनाव आयोग। ठीक है, भाग 15 में है, ये भाग 15 में है और 324 से चुनाव आयोग की शुरुआत हो जाती है। तो आर्टिकल 324 हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। जो कि चुनाव कराते हैं और उनका जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उनका जो सही आंसर होगा वो होता है हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बी आंसर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आएगा 6 वर्ष और यहां पर आएगा 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यूपी एसआई 2017 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या ये जितने भी हमारे ये चुनाव होते हैं, इनको कंडक्ट कौन कराता है, इनको कौन कराता है। भारत का चुनाव आयोग या भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं या फिर उपराष्ट्रपति और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष ये चुनाव कराते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय चुनाव कराता है। तो सभी को पता है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा प्राधिकरण प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। इसका भी सेम क्वेश्चन है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है और इसी तरह का हमारा आंसर होगा। वो है हमारा भारत का चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन भारत का चुनाव आयोग करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी, बताना है क्या ठीक है क्या नहीं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो होते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ये सही है ऑप्शन नंबर, ये पहला कथन जो है हमारा ये सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। यह भी हमारा सही है। ए और बी दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि कहीं पर चुनाव में धांधलीबाजी ना हो, कोई गलत तरीके से टिकट ना भर ले, कोई कितने टाइम तक अपना प्रचार कर रहा है, उनको कितना टाइम दिया जाना चाहिए, मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उनमें से कुछ ये 2 कार्य, ये 2 कथन जो दिए गए इनमें भी उनके ही कुछ कार्य दिए गए हैं और ये दोनों कथन हमारे सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। 2 कथन हमारे पास दिए गए हैं, दोनों कथनों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था या अपात्र घोषित हुआ। तो इस स्थिति में क्या कोई याचिका दायर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है।
अगर मैं किसी पद के लिए खड़ा हूं, समझ लो, मतलब छोटे से बेस पर समझ लो, अगर मैं किसी गांव में प्रधानी के पद पर खड़ा हूं या फिर एमएलए के पद के लिए उम्मीदवार हूं अगर मैं, लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं, जो कि योग्य होने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई इतनी एज होनी चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए और बहुत सारी शर्तें होती है। अगर मैं उसके बारे में पूरी शर्तों को पूरा नहीं करता हूं या उस सीट के लायक मैं अपात्र घोषित होता हूं तो मेरा निर्वाचन रद्द किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर मेरे खिलाफ चुनाव याचिका एक दायर की जा सकती है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन, अगर मैंने किसी के लिए टिकट भर दिया है, ठीक है, प्रधानी के लिए मैं खड़ा हूं या फिर एमएलए के खड़ा हूं, किसी भी पद के लिए मैं अगर खड़ा हूं और मैं अपने प्रचार में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी जीत के लिए, तो तब उस स्थिति में भी मेरे खिलाफ चुनाव याचिका दायर की जा सकती है और चुनाव आयोग मेरे निर्वाचन को रद्द कर सकता है। तो दोनों कथन हमारे इस तरह से सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग में मतदाता सूची के बारे में सही है। मतदाता सूची जो होती है मुद्रित मतदाता सूची, और इस सूची को सीडी आम जनता को वितरण के लिए उपलब्ध है, ये हमारा सही है। कथन बी है, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है, ये भी सही है, ये चुनाव आयोग के द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती है। ए और बी दोनों हमारे कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनके बारे में 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से हमें बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। यानी कि अपना प्रचार करना है अगर किसी को तो वो कर सकता है किसी मीडिया, आकाशवाणी या दूरदर्शन के थ्रू, ये हमारा सही है। लेकिन इनका एक सीमित दायरा होता है कि इस दिन तक कर सकते हो या इतना प्रचार कर सकते हो, ये नहीं कि जब से चुनाव टिकट भरा है और लास्ट तक तुम वोटिंग के टाइम तक तुम अपना प्रचार करोगे, कुछ शर्तें होती है। दूसरा कथन है हमारा, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है, ये भी सही है, क्योंकि जो खर्चा होता है उसके लिए एक सीमा होती है। ये नहीं कि आप बहुत सारा पैसा पब्लिक में बांट दो, वोट खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करो। जो ये खर्चा होता है ये भी एक सीमित खर्चा होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई इसकी शिकायत कर देगा या फिर बिल्कुल सॉलिड प्रूफ लेकर चुनाव आयोग को दे देगा तो आपका टिकट कैंसिल हो सकता है। तो ये भी कथन हमारा सही है, एक सीमित दायरा दिया गया है कि इस दायरे तक आप खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार में। अब इस तरह से ये हमारे दोनों कथन हमारे ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बात याद दिला दूं, चुनाव आयोग जो कि भाग 15 में है, भाग 14 में सिविल सेवा है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, और फिलहाल में जो निर्वाचन आयोग हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है हमारे सुनील अरोड़ा। अभी नेक्स्ट अभी बनने वाले हैं लेकिन अभी तक बने नहीं है, सुनील अरोड़ा अभी फिलहाल में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहले थे हमारे सुकुमार सेन। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा, निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ये जो निर्वाचन आयुक्त है इनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। अभी बताया था मैंने, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अब है हमारे सुनील अरोड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 4 ऑप्शन है। पहली अनुसूची में राज्य के बारे में बात की गई है, संघ एवं राज्यों के बारे में। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है, कौन किसको शपथ दिलाएगा। बचा ऑप्शन हमारे पास डी। चौथी अनुसूची में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथी अनुसूची में
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया, यानी कि सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है चौथी अनुसूची में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया? जिस टाइम पर संविधान बना था उस टाइम पर अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन धीरे धीरे संविधान में संशोधन होते गए और हमारी अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। तो उसके बाद में ये पूछा है 10वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो वो 54वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान की धारा 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? तो बात हो रही है यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की 352 नेशनल इमरजेंसी। उसके बारे में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो बात सही है उसको हमें टिक करना है। तो पहले ऑप्शन है ए, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में हो, वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। हमारा ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। 2/3 इस क्वेश्चन में, इस टाइप में राष्ट्रीय आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी में हमें जो मुख्य रूप से याद रखना है वो याद रखना है 2/3 सदस्यों का। दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरे ऑप्शन में ये विशेष बहुमत के बारे में बात हो रही है और सदन की कुल सदस्यता के 1/3, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है हमारे पास उपस्थिति और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्य, ये भी गलत। 4th नंबर का है, प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 से अधिक विशेष बहुमत हो, जबकि ये 2/3 से अधिक नहीं, 2/3 ही होगा। 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो, ऑप्शन ए। तब हमारा ये जो 352 है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, तब ये लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चंस, इससे आगे आने वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपातकाल से संबंधित। आपातकाल के बारे में बता दूं मैं, आपातकाल जो है वो भाग 18 में भाग 18 में तो उसका जिक्र किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल के बारे में है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं जिसको, वो तो है हमारा आर्टिकल 352। दूसरा हमारा 356 है हमारा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरे नंबर का जो आपातकाल है 360, जिसको बोलते हैं हम वित्तीय आपातकाल। ठीक है। 352 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी है, 356 हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल है और 360 हमारा वित्तीय आपातकाल है। 3 प्रकार के आपातकाल यहां पर लगते हैं और भाग 18 में इनका जिक्र है। अब इनसे क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे वो हम आगे चलकर अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उस संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है वो तो 1 महीने के अंदर ही ये समाप्त हो जाता है। यदि 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो 1 महीने के अंदर ये खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रही है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रही है, आर्टिकल 352 की बात कर रही है हम इस क्वेश्चन में। ये 352 आर्टिकल 352 भारत में अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार सन 1962 में, पहली बार आपातकाल वर्ष 1962 में लगाया गया था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार जो आपातकाल लगाया था वो लगाया गया था 1971 में,
1971 में लगाया गया था। ये तब लगाया गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था वो लगाया था 1975 में। और ये किस बेस पर लगाया गया था? ये आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था। अब आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था, ये बात थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल 352 है, इसके अंतर्गत आता है नेशनल इमरजेंसी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगता है? ये तब लगता है यदि कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या फिर युद्ध की स्थिति बनने का मतलब चांस हो कि युद्ध हो सकता है, तब भी लग सकता है, या फिर हमारे देश में अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि सिपाही या आर्मी विद्रोह कर दे। इस तरह की सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन पहले 1975 तक इस तरह ये सशस्त्र विद्रोह का जो जिक्र किया है ये नहीं था। ये सशस्त्र विद्रोह की जगह यहां पर थी बात आंतरिक अशांति, यानी कि 3 था, युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता था। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद में उसका दुरुपयोग किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग किया गया। अब जब धीरे धीरे जब ये खत्म हो गया तो 1978 में एक कमेटी बनी और संविधान संशोधन हुआ एक, जिसमें जो ये शब्द आया है ना आंतरिक अशांति, इसको बदलकर, जिससे इसका आगे चलकर दुरुपयोग ना हो, आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया कि अब जो आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगेगी वो युद्ध के कारण लगेगी या किसी भारी आक्रमण के कारण लगेगी, या फिर अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तब लगेगी। तब नहीं लगेगी कि आंतरिक अशांति हो रही है और कोई भी ये जो आपातकाल 352 लगा दे। और दूसरा थोड़ा सा चेंज इसमें यह किया गया है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं ये राष्ट्रपति लगाते हैं। और किसकी सिफारिश पर लगाते हैं? ये लगाते हैं मंत्री परिषद की पूरी सिफारिश पर। पहले क्या था, 1975 में केवल इंदिरा गांधी की सिफारिश पर ही इंदिरा गांधी ने बोल दिया, राष्ट्रपति को बोल दिया कि भाई आपातकाल लगाओ, ऐसे ऐसे अशांति फैल रही है देश में, तो राष्ट्रपति ने शासन लगा दिया था। लेकिन अब ये नहीं है, ये अब प्रधानमंत्री, अगर जो अकेला प्रधानमंत्री ही इसके बारे में बात करेगा और बोलेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो पूरी मंत्री परिषद एक इसको पारित करेगी तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो इस तरह से 3 बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कितनी बार लगा है, 1962, 1971 और 1975। अब तक 3 बार आपातकाल लगा है, 352 नेशनल इमरजेंसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डैश 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 के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C, D इनमें से सही है स्वतंत्रता का अधिकार। जिस टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम पर जो ये स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं आम नागरिकों के, ये अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा कब की गई? मैंने ये अभी बताया है, 1962 में की गई थी पहली बार उद्घोषणा, और चीनी आक्रमण के समय की गई थी। नेशनल इमरजेंसी पहली बार तब लगी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतीय गणराज्य में डैश 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 शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। 352 से संबंधित क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 से संबंधित क्या है? राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। और 360 से है वित्तीय आपात। यहां पर बात की गई है आर्टिकल 356 की। तो 356 में यहां पर क्या आता है? 356 में आता है हमारा यहां पर राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल हमारा यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल घोषित कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल या फिर वित्तीय आपातकाल, ये तीनों ही राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। P, Q और R ये सभी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वित्तीय आपातकाल जो है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल
360, ये जो तीसरे नंबर का आपातकाल होता है ये कौन से देश से लिया गया है? संविधान में जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया था? ये अमेरिका से लिया गया था, वित्तीय आपातकाल। और जो ये जो राष्ट्रपति 352 है, आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, ये कहां से लिया गया था? ये 352 लिया गया था जर्मनी के उससे लिया गया था ये प्रावधान 352। और 360 ये जो वित्तीय आपातकाल है ये अमेरिका से लिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान शामिल है? अभी क्वेश्चंस चल रहे थे, सबसे पहले चले निर्वाचन आयोग के बारे में, फिर चले आपातकाल से संबंधित क्वेश्चंस, अब चलेंगे थोड़ा सा राजभाषा के बारे में। तो सबसे पहले संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है, आर्टिकल 344 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल में कौन है करंट में? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है? सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बात कर रहा है, ये एक संवैधानिक निकाय है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों को तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग या लोक आयोग? ये जो सही आंसर होगा इसका, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंपा जाता है, CAG कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू है जो फिलहाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो लोकपाल बिल है ये दिसंबर 2013 में राज्यसभा और लोकसभा द्वारा इसको बिल को पास करने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पर, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे लोकपाल बिल पर। ऑप्शन बी में हमारे प्रणब मुखर्जी है, राइट आंसर हमारा सही यही हो जाएगा। लोकपाल बिल 2013 में जो पास हुआ था, 2013 में तो पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति फाइनल काम जो हुआ था वो 2014 तक लगभग होया था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी थे उस टाइम पर, उन्होंने हस्ताक्षर किए और ये लोकपाल बिल पास हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ क्या है? तो हिंदी में अर्थ है इसका लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल का जो वैसे मुख्य कार्य होता है वो लोकपाल का मुख्य कार्य ये होता है, लोकपाल का जो संबंध है वो है कि भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग आदि की जांच ये लोकपाल करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद आदि इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं और ये भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों को देखता है, उनकी जांच करता है लोकपाल। ये एक ऐसी संस्था, संवैधानिक संस्था बनाई गई है और ऐसा एक ये निकाय है लोकपाल। और इसका जो संस्कृत शब्द है इसका हिंदी अर्थ ये है कि लोगों की देखभाल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? इसका सही आंसर बताना है, राइट आंसर होगा उड़ीसा। 1970 में सबसे पहले उड़ीसा में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 29 हमारा, लोकपाल चयन समिति का अध्यक्षता कौन करता है? लोकपाल चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम द्वारा दर्जा दिया गया है, किसके बराबर दर्जा दिया गया है? ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान,
संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान या भारत सरकार के सचिव के समान? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। और इस तरह से आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं मैं। अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।